स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव हिंदी अच्छे की जो दूसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए, जब भी आपको चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट का मतलब होता है कोई भी घटना या फिर कोई भी मुद्दा या फिर कोई भी समस्या जिसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक विवरण दिया जाता है उस समस्या घटना का, या फिर कोई भी आयोजन आयोजित किया जा रहा है तो उसके ऊपर कि उसमें क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में एक संक्षिप्त छोटा सा लेख होता है जिसमें पूरी घटना की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, तो उसे रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट। अब विशेष रिपोर्ट क्या होती है? देखिए, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। तो समाचार पत्र जो होते हैं या फिर जो अखबार कहा जाता है उन्हें, या फिर जो पत्रिकाएं होती हैं जिनमें गहरी छानबीन करने के बाद, गहरी छानबीन मतलब ज्यादा खोजबीन करने के बाद, गहरी छानबीन करने के बाद या फिर विश्लेषण करने के बाद, विश्लेषण मतलब होता है एनालाइज करना, विश्लेषण करने के बाद और उसकी व्याख्या के आधार पर कि उसकी व्याख्या क्या की गई है, किसी भी घटना या विषय की क्या व्याख्या की गई है, उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसको ही विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। अब देखिए, जो विशेष रिपोर्ट है वो 4 प्रकार की होती है। पहला खोजी रिपोर्ट, दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और चौथा विवरणात्मक रिपोर्ट। तो खोज रिपोर्ट क्या होती है? खोज रिपोर्ट उस रिपोर्ट को कहा जाता है जिसमें कोई भी समस्या या घटना की गहरी छानबीन करनी होती है। खोज से ही आप समझ सकते हैं खोज मतलब क्या होता है, छानबीन करना या फिर खोजना। तो गहरी छानबीन के बाद कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जो रिपोर्टर होता है वो ऐसे तथ्य या फिर ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है, वो भी गहरी छानबीन के बाद, जो अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी, जिसको कोई नहीं जानता थे। ऐसी चीजों को अगर कोई रिपोर्टर प्रकट करता है, वो भी गहरी छानबीन के बाद, उसको खोज रिपोर्ट कहते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? भ्रष्टाचार, अनियमितता जैसे जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए की जाती है, उनको प्रकट करने के लिए की जाती है। अब देखिए इन डेप्थ रिपोर्ट। जो इन डेप्थ रिपोर्ट होती है उसमें रिपोर्टर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जो भी तथ्य होते हैं, मतलब कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध, हम सभी उन तथ्यों को जानते हैं, वो उपलब्ध है। अगर हम खोजबीन करना चाहे तो हम भी कर सकते हैं। तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जो तथ्य होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं या फिर जो आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर उनकी गहरी छानबीन करने के बाद जो घटना या समस्या या फिर जो भी मुद्दा होता है उस पर से जुड़े हुए जो पहलू होते हैं उनको प्रकट किया जाता है, उनको पूरे समाज या पूरे देश के सामने लाया जाता है, उसे इन डेप्थ रिपोर्ट कहा जाता है। जो इन डेप्थ रिपोर्ट होता है उसमें जो भी तथ्य हैं, जो भी सूचना है, जो भी आंकड़े हैं वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, उनको ही क्या किया जाता है, उनकी गहरी छानबीन की जाती है। और गहरी छानबीन करने के बाद जो उसमें महत्वपूर्ण पहलू होता है, जो अभी तक दुनिया की नजर में नहीं आया था, वो महत्वपूर्ण पहलू दुनिया को दिखाया जाता है, तो उसे इन डेप्थ रिपोर्ट कहा जाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। जो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है, विश्लेषण मतलब किसी भी समस्या या घटना का विश्लेषण करना, या फिर कहा जा सकता है एनालाइज करना। तो इसी के नाम से ये रिपोर्ट की परिभाषा निकल के आती है कि जिस रिपोर्ट में केवल यह जोर दिया जाता है कि किसी भी घटना या फिर मुद्दे का विश्लेषण करके या फिर उसकी विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, उसमें वो क्या कहलाती है? विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहलाती है। जिस विषय या फिर जिस घटना या फिर जिस मुद्दे का विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसको ही विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहा जाता है। उसके बाद वो रिपोर्ट प्रकट की जाती है। विवरणात्मक रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में किसी घटना या फिर किसी मुद्दे का विवरण दिया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, विवरण दिया जाता है, उसको विवरणात्मक रिपोर्ट कहा जाता है। विवरण मतलब क्या होता है? विवरण मतलब होता है विस्तृत रूप से प्रकट करना, उस किसी भी घटना या समस्या को विस्तृत रूप से प्रकट करना या फिर बारीकी से
उसे सबके सामने प्रस्तुत करना, बारीकी से उसका विवरण करना, बारीकी से उसकी व्याख्या करनी। तो विवरणात्मक रिपोर्ट क्या होगी? विवरणात्मक रिपोर्ट होगी विवरणात्मक रिपोर्ट उस रिपोर्ट को कहा जाएगा जिसमें किसी घटना या फिर किसी मुद्दे का विवरण बहुत बारीकी से किया जाता है या फिर बहुत विस्तृत रूप से किया जाता है, उसे विवरणात्मक रिपोर्ट कहा जाता है। अब देखिए फीचर रिपोर्ट। फीचर रिपोर्ट क्या होती है? आमतौर पर क्या होता है कि जो विशेष रिपोर्टें होती है उसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो जो विशेष रिपोर्ट की शैली कौन सी? उल्टा पिरामिड शैली है। परंतु अगर विषयानुसार रिपोर्ट में फीचर शैली का भी प्रयोग होता है तो उसे फीचर रिपोर्ट कहा जाता है। अगर बाय चांस अगर जो विषय जिस प्रकार का विषय होता है उसके हिसाब से कोई जानी मानी उसका यही नहीं कह रखा है कि इसी शैली का प्रयोग किया जाएगा, जिस टाइप का जिस तरीके का विषय होगा उस तरीके की शैली अपनाई जाएगी। ज्यादातर देखा जाता है कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, परंतु अगर जो विषय है वो फीचर शैली पर आधारित होगा तो अगर उसमें फीचर शैली का प्रयोग किया जाएगा तो उसे फीचर रिपोर्ट कहा जाएगा। फीचर रिपोर्ट क्या होती है? फीचर रिपोर्ट में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। तो जिस रिपोर्ट में फीचर शैली का प्रयोग किया जाएगा उसे फीचर रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट के गुण। अगर कोई भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो देखिए रिपोर्ट में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब जो रिपोर्ट है उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट लंबी चौड़ी हो, रिपोर्ट में संक्षिप्तता होनी चाहिए। रिपोर्ट छोटी होनी चाहिए ना कि बड़ी हो। तो अगर रिपोर्ट में संक्षिप्तता नहीं होगी, उसके आकार में संक्षिप्तता नहीं होगी तो कोई भी लंबी रिपोर्ट को पढ़ना नहीं चाहेगा और वो रिपोर्ट अधूरी ही रह जाएगी, बिना पढ़े ही रह जाएगी। तो उसमें संक्षिप्तता होना चाहिए। दूसरा निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब क्या होता है? किसी भी पक्ष में ना होना। अगर कोई रिपोर्ट लिखी जाती है तो रिपोर्टर को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं देगा, वह दोनों पक्षों के लिए समान होगा, वह किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं होगा उस रिपोर्टर का, तो उसे निष्पक्षता कहा जाएगा। सत्यता। जो रिपोर्ट होती है उसमें सत्यता का गुण आवश्यक है। अगर सत्यता नहीं होगी तो रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं होगी, विश्वास योग्य नहीं होगी और किसी भी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जाएगा अगर उसमें सत्यता का गुण नहीं होगा। तो सत्यता का गुण होना चाहिए, जैसे जो भी घटना है वैसे ही प्रकट की जानी चाहिए रिपोर्ट में, उसमें सत्यता का गुण होना चाहिए। पूर्णता। जो रिपोर्ट है वो अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पूर्ण नहीं है। अगर वह अपूर्ण होगी या फिर पूर्ण नहीं होगी तो जो रिपोर्ट है वह सही प्रकार से कारगर सिद्ध नहीं होगी। रिपोर्ट सही तरीके से सिद्ध नहीं होगी कि वह रिपोर्ट काम आई है किसी के। संतुलिता। जो रिपोर्ट में संतुलिता का गुण होना चाहिए। संतुलिता मतलब संतुलन होना चाहिए। किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव रिपोर्टर का नहीं होना चाहिए, वह किसी एक पक्ष का साथ ना दे या फिर किसी एक पक्ष के बारे में वह अपनी राय प्रकट ना करे, तो उसमें संतुलिता का गुण होना चाहिए। संतुलन बनाते हुए रिपोर्ट लिखने। विचार परक लेखन। अब ये विचार परक लेखन क्या है? देखिए अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अर्घ लेख, टिप्पणियां विचार परक लेखन में आते हैं। अखबार में जो संपादकीय पृष्ठ होता है, अखबार में एक संपादकीय पृष्ठ होता है जिस पर संपादक के लिए कुछ पत्र भी होते हैं या फिर संपादक के द्वारा दी गई राय भी होती है। तो जो संपादकीय पृष्ठ, जो संपादकीय पेज है, उस पर प्रकाशित होने वाला, उस पर छपने वाला संपादकीय अर्घ लेख, संपादकीय अर्घ लेख या फिर जो टिप्पणियां होती हैं, जो किसी विषय के लिए किसी भी घटना पर टिप्पणियां की जाती हैं, उनको ही क्या किया जाता है? उनको कहा जाता है विचार परक लेखन, जिस पर विचार किया जा सकता है। संपादकीय। अब संपादकीय होता क्या है? हमने ऊपर संपादकीय पृष्ठ देखा, तो संपादकीय होता क्या? देखिए संपादकीय को अखबार की आवाज में माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अखबार की आवाज किसे कहा जाता है तो आपको संपादकीय ही बताना है। संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते। अब संपादकीय को अखबार की आवाज क्यों माना जाता है? क्योंकि जो संपादकीय होता है वो कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, वो व्यक्तियों का समूह होता है।
तो यह किसी एक व्यक्ति विशेष की आवाज नहीं होती है, एक व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते, इसके लिए ही अखबार की आवाज कहा जाता है। संपादकीय का दायित्व संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है। जो संपादकीय का जो दायित्व होता है वो संपादक, जो एडिटर होता है, जो संपादक होता है उस पर होता है, और उसके सहयोगी जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, जो उसकी मदद कर रहे होते हैं, उसके सहयोगी उन पर होता है। इसलिए इसके नीचे किसी का नाम नहीं होता। इसलिए ही जो संपादकीय पृष्ठ पर जो भी लेख लिखे आएंगे उनके नीचे किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है, क्योंकि यह क्या है, एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है, ये व्यक्तियों का समूह होता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है। संपादकीय के जरिए क्या कर सकता है, जो अखबार है वह किसी भी घटना या फिर किसी भी मुद्दे पर अपने खुद की राय प्रकट कर सकता है, अपने खुद के विचार प्रकट कर सकता है। तो ये संपादकीय कितनी बढ़िया चीज है, क्योंकि अखबार केवल वही चीजें प्रस्तुत करते हैं, और अखबार में जो पत्रकार होते हैं उन्हें कुछ अपने विचार प्रकट करने का मौका नहीं होता है, परंतु संपादकीय के जरिए क्या कर सकते हैं, अखबार में वह, या फिर आपकी क्लास 12 के सिलेबस में भी है संपादक के लिए पत्र। तो संपादक के नाम पर पत्र दिया जाता है, जिसमें एक आम नागरिक अपने खुद के विचार प्रकट कर सकता है, या फिर जो भी उसे समस्या है वह उसे बता सकता है एक पत्र के जरिए। तो देखते हैं, यह अखबार का एक स्थायी स्तंभ है। जो संपादक के नाम पत्र होता है वह अखबार का एक स्थायी स्तंभ होता है। स्थायी मतलब फिक्स होता है, यह हमेशा ही उपलब्ध होगा अखबार में, जिसके जरिए पाठक विभिन्न मुद्दों पर न सिर्फ अपनी राय प्रकट करता है अपितु जन समस्याओं को भी उठाता है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी आम नागरिक अपनी समस्याओं को उजागर कर सकता है, अपनी समस्याओं से सबको अवगत करा सकता है। किसके जरिए? संपादक के नाम पत्र लिखकर। तो जो पाठक होता है, जो अखबार पढ़ता है, वह अपनी जो विभिन्न जो मुद्दे हैं, विभिन्न मुद्दों पर न सिर्फ वह अपनी राय प्रकट करता है, फिर अपने विचार प्रकट करता है, इसके साथ साथ वह क्या कर सकता है, अपनी जो समस्याएं हैं उनसे पूरे समाज को जागरूक कर सकता है, या फिर उसके लिए जन समस्याओं को भी उठा सकता है। अपने लिए ही नहीं, किसी और की समस्याओं के प्रति भी वह लिख सकता है। साक्षात्कार, साक्षात्कार को इंटरव्यू भी कहा जाता है। तो देखिए, साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए न केवल ज्ञान अपितु संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। जो साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यू होता है, उसका एक अपना अलग मकसद होता है, जिसके जरिए कुछ चीज जाननी होती है उस व्यक्ति से जिसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो एक साक्षात्कार के लिए जो व्यक्ति दूसरे का इंटरव्यू ले रहा है, उसके लिए किसको सफल साक्षात्कार कहा जाएगा? जो सफल साक्षात्कार होगा उसके अंदर वह केवल ज्ञानी ही नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्ञान तो भरपूर है परंतु वह संवेदनशील नहीं है किसी भी विषय के प्रति, उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, उसके अंदर धैर्य की कमी है, संतोष की कमी है। तो इस प्रकार के जो गुण है अगर उसके अंदर नहीं है तो सफल साक्षात्कार नहीं कहलाया जा सकता है। तो सफल साक्षात्कार कहलाने के लिए उसे संवेदनशील भी होना चाहिए, उसके अंदर कूटनीति भी होनी चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए और साहसी भी होना चाहिए। अब देखिए, स्तंभ लेखन। कुछ लेखक अपने वैचारिक रुझान के लिए और लेखन शैली के लिए पहचाने जाते हैं। तो आप सबने भी सुना होगा कि कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अखबार में अपने वैचारिक रुझान, जो उनके विचार होते हैं, उनके जरिए या फिर जो उनकी लेखन शैली होती है जो लोगों को इतनी पसंद आती है। जैसे कि अगर आप कोई भी मूवी देखते हैं या फिर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, उस पर आपको कोई ऐसा रिपोर्टर दिखाई देगा या फिर कोई ऐसा संवाददाता दिखाई देगा जो आपको उसकी जो बोलने की जो कला है आपको अच्छी लगती होगी, आपको उसकी जो भाषा शैली है वो सही लगती होगी, जिससे आप अच्छे से समझ पाते हैं। या फिर अगर एग्जाम्पल लें आपके खुद के डेली दैनिक चर्या का अगर एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले आपके खुद का, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। तो जैसे कि अगर आपकी कोई बुक होती है, मान लीजिए आपकी बुक हिंदी की ही बुक है, उसमें जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जितने पार्ट होते हैं, उनके जो लेखक होते हैं, उसमें से कुछ लेखकों की जो लैंग्वेज होगी, जो भाषा शैली होगी, वो इतनी कठिन होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा।
तो आपको वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे, उनकी भाषा शैली अच्छी नहीं लगेगी। परंतु कुछ लेखक ऐसे होंगे जिनकी भाषा आपको भा जाएगी, जिनकी भाषा आपको बहुत अच्छी लगेगी, या फिर कुछ उनके जो विचार होंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जो आप तो आप इसी प्रकार से जो अखबार होता है जिसे हम रोज पढ़ते हैं अखबार को, उसमें भी कुछ ऐसे ही लेखक होते हैं जिनके खुद के वैचारिक रुझान के कारण, अपने विचारों के कारण और लेखन शैली के कारण जिस प्रकार से वो लिखते हैं उसके लिए वे जाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता देखकर समाचार पत्र उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देता है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता देखने के बाद जो लोकप्रिय लेखक होते हैं उनके उनके लिए जो समाचार पत्र होता है वह क्या करता है, एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देता है। मतलब कि हर रोज तुम्हें क्या करना है, एक स्तंभ लिखना है, अपना एक आर्टिकल देना है, अपना लेख लिखना है तुम्हें हर रोज। तो उन्हें एक नियमित स्तंभ दे दिया जाता है, एक स्थायी स्तंभ दे दिया जाता है। स्तंभ का विषय चुनने एवं उसमें अपने विचार व्यक्त करने की लेखक को पूर्ण छूट होती है। यहाँ तक कि जो स्तंभ दिया गया है कि तुम्हें रोज लिखना है, उसमें जो विषय चुनना है उसमें किसकी छूट है? जो विषय कौन चुनेगा? जो लेखक है वो खुद ही विषय चुनेगा और अपने विचार व्यक्त भी कर सकता है उसके अंतर्गत। कुछ स्तंभ तो इतने लोकप्रिय होते हैं कि वे अपने लेखक के नाम से पहचाने जाते हैं, और कुछ स्तंभ तो इतने ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, लोगों को प्रिय इतने ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं कि वो स्तंभ विषय के नाम से नहीं जाने जाते बल्कि लेखक के नाम से जाने जाते हैं, कि जो भी लेखक का नाम है उसके नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए लेख। संपादकीय पृष्ठ पर वरिष्ठ पत्रकार और विषय विशेषज्ञ किसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संपादकीय पृष्ठ हमने पहले ही पढ़ा था। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? संपादक जिस पर संपादक या फिर जो संपादकीय पृष्ठ होता है, जो संपादकीय पेज आते हैं अखबार में, उस पर जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, वरिष्ठ मतलब जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, और विषय विशेषज्ञ मतलब विषय की पूरी जानकारी रखने वाले, विशेषज्ञ मतलब पूरी जानकारी रखने वाले, जो भी विषय उसकी पूरी जानकारी रखने वाले किसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उस संपादकीय पृष्ठ पर जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, जो अनुभवी पत्रकार होते हैं और जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, किसी भी विषय पर अपनी विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसके द्वारा हमें उस विषय की जानकारी प्राप्त होती है अच्छे से। उसके गुण अवगुण सब कुछ चर्चा में आते हैं। इसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। इसमें जो लेखक होता है, जो उसे लिख रहा होता है, उसके विचारों को प्रमुखता दी जाती है। परंतु इसमें लेखक तर्कों एवं तथ्यों के जरिए अपनी राय प्रकट करता है। परंतु ऐसा नहीं है कि उसके विचारों को प्राथमिकता दे दी, मतलब कि उसे छूट है कि वह अपने विचार प्रकट कर सकता है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह केवल अपने ही विचार प्रकट करेगा जो उसने अपने मन में बिठा लिया है, अपने दिमाग में बिठा लिया है कि ये इस विषय में ये सही है, मैंने सोच लिया तो ये सही है। ऐसा नहीं है, उसे कुछ ना कुछ तर्क देना पड़ेगा कि क्यों तुम ऐसा सोचते हो कि ये सही है, या फिर कुछ तथ्य दिखाने पड़ेंगे जिनके जरिए वो अपनी बात को स्पष्ट कर सके। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसे लगी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।